नमस्कार दोस्तों, माई की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो बड़े विषय आपके सामने लेके आए हैं जिसके तहत हम आपको ये चर्चा के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और दूसरा बड़ा जो सवाल है वो झाबुआ ज़िले के लिए है कि झाबुआ ज़िले को इस बार मंत्री पद हासिल होगा या नहीं होगा, निर्मला भूरिया को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर, जहां पर भाजपा के लिए कशमकश की स्थिति हो चुकी है और भाजपा के जो अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर लगता है कि भाजपा अभी तक अपने किसी एक चेहरे पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए पहुंच नहीं पाई है। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो ये है कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना ही था तो भाजपा उनको चुनाव से एक साल पहले से जो चर्चा चल रही थी मुख्यमंत्री पद से हटाने की, तब से उनको हटाया जा सकता था और मध्य प्रदेश में कोई नया चेहरा लाया जा सकता था। लेकिन भाजपा ने पूरा चुनाव पर्दे के पीछे से शिवराज के नाम पे लड़ा और शिवराज को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री प्रमोट माना गया है। इसके बाद ही जो मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात करें कि दिसंबर 3 को जो है मतगणना हुई, परिणाम आ गए मध्य प्रदेश के, और उसके बाद से लेकर अभी तक भाजपा में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा जारी है। अभी तक कोई चेहरा मुख्यमंत्री का उभर कर सामने आया नहीं है और ऐसा भाजपा में पहली बार हो रहा है कि इतना समय सरकार बनने के बाद भाजपा ने लिया हो, उसके केंद्रीय नेतृत्व ने लिया हो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पहली बार ऐसा भी हुआ है कि पूरी तरीके से चुनाव किसी भी चेहरे पे ना लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, और उसी के कारण अब जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास में है कि जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा। चुनाव से पहले जो सर्वे था, जो चर्चाएं थी, वो ये थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ सकती है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कई तरीके के एग्जिट पोल या कहें कि भाजपा के जो अंदरूनी सर्वे थे, संघ के सर्वे थे या उनके द्वारा जो सर्वे करवाए गए थे, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इस बार जो सरकार मुश्किल में पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की, और जो सीटों की संख्या है वो 110 से लेकर 130 के बीच में रह सकती थी। और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की और मध्य प्रदेश में जो है, जो कि देश का दिल कहा जाता है और राजनीति जो कि केंद्र की जो राजनीति होती है उसमें मध्य प्रदेश की काफ़ी अहम भूमिका होती है। 29 सांसद यहाँ से आते हैं और ये बीजेपी का गढ़ है। उसको देखते हुए कि जो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी है, भाजपा का माहौल नहीं बिगड़े, उसको ध्यान में रखते हुए, टारगेट करते हुए पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा। सबसे बड़ी बात उसमें ये आई है सामने कि जब अलग अलग सर्वे में ये पाया गया कि 115-120 सीटें कांग्रेस को 125 सीटें मिलती दिख रही थी और बीजेपी कहीं ना कहीं 100 सीटों के आसपास सिमट रही थी। उसको देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई। रणनीति का हिस्सा ये था कि बीजेपी ने अपने 15 बड़े नेता, जिसमें 5-6 सांसद भी हैं, उनको मध्य प्रदेश की कई सीटों से मैदान में उतार दिया। जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कई जो बड़े नेता हैं वो ये नहीं चाहते थे कि शिवराज सरकार वापस से मध्य प्रदेश में लौटे या मध्य प्रदेश में ये बीजेपी की सरकार बने, जिससे कि जो शिवराज का बढ़ता कद है वो कम हो और अगली बार उनको मौका मिले। कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसको भांपा और उसी के चलते मध्य प्रदेश में बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतारे गए, जिसमें कि कैलाश विजयवर्गीय है जो कि राष्ट्रीय महासचिव थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, केंद्रीय मंत्री थे, प्रहलाद पटेल थे, केंद्रीय मंत्री थे, गोपाल भार्गव तो विधायक थे, वीडी शर्मा का नाम भी चर्चा में है। तो ऐसे कई चेहरे थे, जो कि राकेश सिंह हैं सांसद, उनको भी मैदान में उतारा गया, फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मैदान में उतारा गया। तो बड़े बड़े चेहरे इस सोच से उतारे गए थे कि जब 15 सीटों का जो झगड़ा है, उन 15 सीटों को कवर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी उन सीटों पर बड़े 15 चेहरे उतारे। उनका 2 प्रकार का गणित रहा होगा, जिसमें कि
पहला गणित ये था कि ये जो 15 लोग हैं, जो बड़ी सीटें हैं, उसमें ये बड़े चेहरे जो उतरेंगे तो ये मुख्यमंत्री की रेस में कहीं ना कहीं शामिल रहेंगे। तो ये ना केवल अपनी सीट जीतने के लिए मेहनत करेंगे, बल्कि अपने आसपास की और अपने क्षेत्र की सीटों पे भी ये प्रभाव डालेंगे और मुख्यमंत्री बनने के समय इनकी कहीं ना कहीं कोई इमेज डाउन ना हो, किसी प्रकार से इनके मत्थे ये नहीं मढ़ा जाए कि आपके क्षेत्र में बीजेपी की हार हुई है, केवल आप जीते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए भी ये इन 15 बड़े चेहरों को मौका दिया गया। दूसरा बड़ा कारण ये था कि जो ये 15 सीटें थी, उसमें सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कई सीटों पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। वहाँ कांग्रेस के विधायक थे, दिमनी हुई, संजय शुक्ला हुए इंदौर 1 से, ऐसे कई ऐसी सीटें थी जहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पर मैदान में उतरते थे। उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इन बड़े नेताओं को मौका दिया। कारण यही था कि ये जो 15 सीटें हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान कर जाएगी। 15 इन बड़े नामों को जिताने के लिए कांग्रेस इधर एकजुट होगी तो दूसरी ओर बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, या फिर ये जो बड़े बीजेपी के नेता उतरे हैं वो दूसरे अपने संभाग या अपने ज़िलों की सीटों पर प्रभाव डालेंगे। तो पूरी कहानी अब आपके सामने है कि किस प्रकार से बीजेपी ने कांग्रेस को गच्चा देने के लिए अपनी नई स्ट्रेटजी बनाई और उन बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया जो कहीं ना कहीं शिवराज को पसंद नहीं कर रहे थे, या वो नहीं चाहते थे कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने। और उनके चुनाव मैदान से बाहर होने के कारण बीजेपी को नुकसान हो सकता था, इसलिए उनको केंद्रीय नेतृत्व ने बीच मैदान में उतार दिया और ख्वाब दिखा दिए मुख्यमंत्री के। बीजेपी को भी शायद भरोसा नहीं था, या फिर आम जनता या काफ़ी सारे सर्वे को यह भरोसा नहीं था कि बीजेपी 163 सीटें मध्य प्रदेश में ले आएगी। अब जब 163 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी ले आई है तो सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए ये खड़ी हो गई है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस प्रकार से लोग जीत के आए हैं उसमें ना केवल ये जो बड़े चेहरे हैं, उसके अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं जो 5वीं, 6वीं या 7वीं या 8वीं बार जीत के विधानसभा पहुंचे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े ओहदे और बड़े मंत्रालय या मुख्यमंत्री तक के जो है पोजीशन रखते हैं और उनका भी नाम उस चर्चा में है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ही केंद्रीय नेतृत्व की हमारे सामने जो आंकड़े हैं या जो हम सोचते समझते हैं उसके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ही उनकी पहली पसंद मानी जा रही है। और ये जो सारा मंथन बीजेपी में चल रहा है वो ना केवल मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है, बल्कि जो बड़े मंत्रालय हैं और पहली बार उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश को मिल सकता है, उस पर चर्चा चल रही है कि कैसे इन नेताओं को एडजस्ट किया जाए। मुख्यमंत्री का नाम अलग विषय है, बाकी दूसरे नेताओं को सेट करना ये अलग विषय है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिवराज सिंह चौहान की, जो मुख्यमंत्री का 18 साल से बीजेपी का चेहरा है। पिछले 2 साल से शिवराज सिंह के चेहरे पर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं और शिवराज को बदलने की भी मांग उठती रही है। पार्टी से भी ये मांग उठी है, ना केवल जनता में भी शिवराज सिंह का चेहरा काफ़ी पसंद नहीं किया जाने वाला चेहरा बन चुका था। और कहीं ना कहीं उस लाडली बहना योजना के बाद से शिवराज सिंह के चेहरे के ऊपर से जो बादल घेरा रहे थे मुख्यमंत्री पद के, उस लाडली बहना योजना ने कहीं ना कहीं उसे ढकने का काम किया है। जो पूरा फोकस था बीजेपी का, आम जनता का, लोगों का, वो लाडली बहना की ओर डाइवर्ट हो गया और शिवराज सिंह चौहान से हट गया। इसके बाद एमपी में मोदी के मन में मोदी का नारा देकर मोदी को सामने किया गया, जिससे शिवराज सिंह की जो छवि थी उसको कहीं ना कहीं पीछे रख के चुनाव लड़ लिया गया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान पूरे चुनाव में मेहनत करते हुए दिखे। कई विधानसभा सीटों पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया, खुद के विधानसभा क्षेत्र में वो गए भी नहीं और 1 लाख से ज़्यादा मतों से शिवराज सिंह चौहान ने विजय हासिल करी, जो उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं साबित करती है। और उसी लोकप्रियता के चलते अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में, प्रबल दावेदार के रूप में उभर के सामने आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दिया गया था, जो दूसरा नाम है हमारे पास वो कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 1 से उनको टिकट दिया गया था। महासचिव थे प्रदेश राष्ट्रीय संगठन के। कहीं से कहीं तक उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जैसे उनको टिकट मिली और जो उनकी प्रतिक्रिया आई है, ये उसका प्रमाण है कि वो भी नहीं जानते थे कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। काफ़ी कश्मकश वाली सीट थी, लेकिन अपने पूरे अंदाज से, उसी अंदाज से, जिस अंदाज से वो चुनाव लड़ते हैं उसी अंदाज से चुनाव लड़ा और
लगभग 60,000 मतों से बड़ी जीत हासिल करी और उस जीत के दावेदार के साथ बनने के बाद, जीत करने के बाद में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार भी बन गए हैं और मुख्यमंत्री ना बने, उप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री ना बने तो गृह मंत्री बने, कोई भी बड़ा पद उनको मिलना ये तय माना जा रहा है। अगला जो नाम आया है वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। ये तोमर साहब को भी जो केंद्र से भेजा गया था वो इसीलिए भेजा गया था कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया का जो प्रभाव है या सिंधिया और नरेंद्र तोमर के बीच में जो कंपटीशन है उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं सिंधिया भारी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं चली जाए, इसलिए नरेंद्र तोमर को भी केंद्र के से हटाकर विधानसभा भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए, ताकि वो सिंधिया से जो गुटबाजी है बीजेपी में चल रही है उसको भूलकर खुद सीएम बनने के साथ में कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतर जाए और उनके आसपास की सीटों को वो प्रभावित करे और हारने से रोके और बचाए और जीते। तो हुआ भी ऐसा ही। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव से पहले उनके बेटे का ऑडियो वीडियो जो वायरल होता है पैसों की लेन देन के लिए, वो बड़ी समस्या बन चुकी है नरेंद्र तोमर के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को बिल्कुल नकारते हैं और उसका विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। और ये जो मामला सामने आया है उसके बाद से नरेंद्र तोमर कहीं ना कहीं एक कदम इसमें पीछे हटे हैं। तो नरेंद्र तोमर के लिए एक स्पीकर की जो भूमिका होती है मध्य प्रदेश विधानसभा में, उस पर भी फोकस किया जा सकता है। ओबीसी चेहरे में एक और चेहरा आता है प्रहलाद पटेल का। ये उमा भारती के करीबी हैं और उमा भारती के साथ में पार्टी छोड़ चुके हैं, जनशक्ति पार्टी में काम कर चुके हैं उमा भारती के साथ में, और ये ओबीसी चेहरा है। अगर शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल के साथ में बीजेपी जा सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल भी एक पसंद हो सकते हैं बीजेपी की, क्योंकि चुनाव के कुछ दिनों पूर्व जब संगठन को बदलने का नाम आया था तो अचानक सोशल मीडिया पर एक पहल छिड़ गई थी, एक मैसेज शुरू हो गया था कि प्रहलाद पटेल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, बधाइयों का दौर शुरू हो गया था, फोटोओं का दौर शुरू हो गया था। लेकिन बाद में वो खबर अफवाह निकली, लेकिन कहीं ना कहीं उस खबर के बाद से ही प्रहलाद पटेल का नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में देखा जाने लगा था। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी हैं, यहाँ पर अपना दावा कर चुके हैं, लेकिन संगठनात्मक ढांचे में ढले हुए हैं वी डी शर्मा और पूरी तरीके से संगठन की संरचना जानते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर दावेदारी करना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए दुखदायी हो सकता है, इसलिए उन्होंने स्वयं को अपने आप से फिलहाल अलग कर दिया है और वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार भी नहीं बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कोई चुनावी विधानसभा का लड़ा नहीं है और वो सीधे मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजेपी जो है 163 सीटों पर चुनाव जीती और कई बड़े नेता उनके मैदान में इस पद के दावेदार आए हैं। ऐसे में ऊपर से किसी व्यक्ति को भेजकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना, ये बीजेपी की जो रणनीति रही है हमेशा से, उसमें ये फिट कहीं से कहीं तक बैठते नहीं। सबसे बड़ा जो नाम है वो है, एक और नाम आया है, वो सिंधिया जी का नाम है। सिंधिया जी का नाम इसलिए भी आ रहा है कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चुनाव में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो इन्होंने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में अपने 22 विधायक लेकर शामिल हो गए थे और कांग्रेस की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बीजेपी ने उनके मान सम्मान में उन्हें राज्यसभा सभा सदस्य मनोनीत किया मध्य प्रदेश से। इसके बाद उनको केंद्र में उड्डयन मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उनकी सक्रियता है या जो उनकी भूमिका है उसको देखते हुए सिंधिया का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुका है और मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया अपना प्रभाव रखते हैं। कई सीटों पर उनको प्रचार प्रसार के लिए संगठन ने जिम्मेदारी दी और वो प्रचार प्रसार के लिए गए भी सही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ये जो चेहरा है वो काफ़ी पसंदीदा चेहरा ज़रूर होता है, लेकिन समस्या वही है क्योंकि चुनाव लड़ा नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री बनाना, मतलब इतने जो विधायक जीते हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेलना ये बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। तो ऐसे और भी कुछ नाम है बीजेपी के लिए जो मुख्यमंत्री की रेस में आ सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस पद के प्रबल दावेदार है। उसका हम ये कारण मानते हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान को
भाजपा का संगठन हटाना चाहता तो उनको साल भर पहले ही हटा चुका होता और इस फेरिस्ट से बाहर कर चुका होता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को इस फेरिस्ट से हटाया नहीं गया और शिवराज चौहान को आगे रखा गया। लाडली बहन योजना उनके द्वारा लागू की गई, कई सीटों पर उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, खुद की विधानसभा सीट में नहीं रुके और निरंतर अन्य विधानसभा में गए। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर उनके लिए आता है, वो संगठन को समझते हैं और लगातार एक ही बात कह रहे हैं वो कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, जो संगठन निर्णय लेगा उसमें ही मैं संतुष्ट रहूँगा, वही होगा जो संगठन निर्णय लेगा। और दूसरा बड़ा जो प्रबोधन या यूँ कहें कि वो जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को इम्प्रेस करने की या खुश करने की केंद्रीय नेतृत्व को, वो ये है कि वो मिशन 29 पर निकले हुए हैं। जो 29 लोकसभा की सीटें हैं उन पर लगातार भ्रमण करने के लिए वो लोकसभा क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हुए मिशन 29 मध्य प्रदेश में चलाकर कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की नज़रों में बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सामने अब यह समस्या है कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाए जिससे कि जो कांग्रेस में है, जो बीजेपी में है, किसी प्रकार की फूट ना हो और किसी प्रकार का नुकसान आने वाले चुनाव में नहीं हो। बड़े चेहरों को साधना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल और मशक्क़त भरी वाली कहानी रहेगी। ये कहानी कब ख़त्म होगी इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन सोमवार तक ये ज़रूर साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और कौन वो बड़े दावेदार होंगे जो बड़े मंत्रालय के हिस्सेदार होंगे। उप मुख्यमंत्री एक भी हो सकता है और 2 उप मुख्यमंत्री भी के फॉर्मूले के साथ में बीजेपी जा सकती है, जिसको लेकर अभी चुनावी चर्चा चल रही है। तो ये तो हुई उन चेहरों की बात जिन पे बीजेपी मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है और कौन मुख्यमंत्री होगा उस पर चर्चा कर रही है। बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता जो पार्टी है, वो सरप्राइज़ देने के लिए फेमस है। और जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास में ये संगठन की पूरी बागडोर आई है, तब से बीजेपी ने नए नए चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। वो फिर भले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का क्यों ना हो, यूपी में योगी आदित्य का क्यों ना हो, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हिसाब से मुख्यमंत्री तय करके वो उस राज्य में बिठाती है जिसका कोई भी नेता विरोध नहीं करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी चौंकाने वाली राजनीति में कोई नया चेहरा सामने ला सकती है, जिसका हम नाम अभी फ़िलहाल क्या खोल पाएंगे, लेकिन बीजेपी जो है वो कई लंबे समय से इस प्रकार के काम करती आई है जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होते हैं। और उन चौंकाने वाले नामों में गोपाल भार्गव एक नाम है जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर रहे हैं और 7वीं 8वीं बार जीत कर विधानसभा पहुँचे हैं, उनका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भगवा धारी जो नेता हैं उनके ऊपर भी बीजेपी फोकस कर रही है। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, धर्म की बात होती है। राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ के नाम पे चर्चा चल रही है। तो ऐसे में उषा ठाकुर जो है, महू से जो विधायक बनी है उषा ठाकुर, उनका भी नाम इस फहरिस्त में हम शामिल करना चाहेंगे कि उषा ठाकुर को भी सरप्राइज़ पैकेज के तौर पर बीजेपी सामने ला सकती है। तो ऐसे और भी कई नाम हैं जिनके लिए बीजेपी के पास में अवसर है, वो सरप्राइज़ पैकेज लाएगी और बनाएगी। चर्चा का कारण जो ये है, बीजेपी में के जो बड़े नेता हैं उनसे भी चर्चा होगी, केंद्रीय नेतृत्व है उनसे भी चर्चा होगी, और जो लोग नाराज़ होने वाले हैं उनसे भी चर्चा करके उनको पूरा सर्टिफाइड करके किसी भी नाम की घोषणा की जाएगी, ताकि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो निर्णय लेते हैं संगठन में, उसके बाद किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। जैसा कि राजस्थान में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की हलचलें चलती आ रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो गहलोत हैं वो भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रहा है। और हमारे एक राज्य में सरकार बनी, वहाँ हमने चौथे दिन मुख्यमंत्री बना दिया है, शपथ ले लिए और कार्य शुरू हो गया है। बाकी 3 राज्यों में भाजपा मुख्यमंत्री तक का चेहरा नहीं बना पाई। तो ये हुई मुख्यमंत्री पद को लेकर हमारी चर्चा। और अब हम चर्चा करेंगे मंत्रियों की हम पूरे प्रदेश की चर्चा नहीं करेंगे, मंत्रियों की चर्चा करेंगे झाबुआ ज़िले की और हमारे मालवा बेल्ट की। इसमें हमारे लिए जो मंत्री पद का जो सबसे बड़ा मामला है वो निर्मला भूरिया, जो पेटला से विधानसभा चुनकर 5वीं बार विधानसभा पहुंची है। और निर्मला भूरिया के लिए
लंबे समय से मंत्रालय या मंत्री पद की मांग होती आई है। एक बार पूरे कार्यकाल में एक बार मंत्री राज्य मंत्री रही भी है, और इस बार जो वो चुनाव मैदान में उतरी थी, जब से ये कहा जा रहा है कि ये अगर सरकार बीजेपी की बनी तो ये कैबिनेट मंत्री बनेगी। तो मंत्री बनेगी ये इसलिए भी कहा जा रहा था कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बीजेपी को कहीं से कहीं तक ये एहसास नहीं था, या बीजेपी के नेताओं को भी ये एहसास नहीं था कि 130 या 40 से ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे, और ऐसी स्थिति में कई बड़े नेता हार जाएंगे या चुनाव नए लोग जीत जाएंगे तो पुराने लोगों को मौका मिल जाएगा, ये बात की जा रही थी। लेकिन उसके विपरीत मामला हो गया है, 163 लोग जीत गए हैं। ऐसे में निर्मला भूरिया को मंत्री पद मिलना अब एक अलग सी परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि कई बड़े नेता और कई बड़े नाम और कई बड़े विधायक चुनाव वापस जीत के आ गए हैं। अलग अलग गुट के विधायक जीत के आ गए हैं, सभी क्षेत्रों से विधायक जीत के आ गए हैं, तो उनको साधना बीजेपी के लिए परेशानी होगी। बीजेपी का जो मंत्रिमंडल का स्ट्रेटजी आ रही है हमारे सामने, जो हमें जानकारी मिली है कि वो संसदीय क्षेत्र पर, हर संसदीय क्षेत्र पर एक मंत्री बनाएगी। जैसे कि उसको ये समझा जाए कि रतलाम झाबुआ जो संसदीय क्षेत्र है, रतलाम झाबुआ अलीराजपुर को मिलाकर, जो 3 जिलों को मिलाकर बना हुआ है, उसमें निर्मला भूरिया को मंत्री में जीते हुए में अलीराजपुर से नागर सिंह है, झाबुआ से निर्मला भूरिया है, और रतलाम से मथुरा लाल है जो रतलाम ग्रामीण से जीते हैं, और रतलाम शहर से चेतन कश्यप जीते हैं। तो चेतन कश्यप इसमें सबसे बड़ा दावा रखते हैं, क्योंकि वो खुद उद्योगपति हैं। इस पूरे मध्य प्रदेश के सबसे पैसे वाले और सबसे महंगे, सबसे ऊंचे दर्जे के जो है विधायक प्रत्याशी रहे हैं और विधायक रहे हैं चेतन कश्यप। और उद्योग मंत्री जो रहे पिछली बार बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो चुनाव हार चुके हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उद्योगों को लेकर जब वो जीते थे और उनका जो पहला बयान आया था, तो उन्होंने रतलाम को उद्योग सिटी बनाने की बात कही थी, पूरे प्रदेश से रतलाम को जोड़ने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं उनके जो भाव थे वो उद्योग मंत्री के साथ दिखाई हमें दे रहे थे। उस बयान के बाद में उनसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो उद्योग मंत्री की चाह रखते हैं या उनको उद्योग मंत्री बनाया जा सकता है। पहले भी उनका नाम चर्चा में आया भी था। तो फिर आते हैं वापस निर्मला भूरिया पर। अब निर्मला भूरिया के सामने समस्या ये है कि वो जीती है 5वीं बार, और वो झाबुआ ज़िले से एकमात्र जीतने वाली सीट है बीजेपी की। उसके बाद भी समस्या यही है कि जो बड़े नेता हैं वो जीते हैं चुनाव, और निर्मला भूरिया के लिए खड़ी हो चुकी है अब समस्या। हमें ये लगता है कि अगर निर्मला भूरिया को अगर मंत्री बनाया भी जाएगा तो उन्हें शायद कैबिनेट में या कैबिनेट का हिस्सा ना बनाया जाए। और पहली जो मंत्रालय जो, चूँकि बीजेपी हमेशा एक ही बार में मंत्री पद घोषित नहीं करती है, कुछ मंत्रियों को वो रोकती है, ताकि मंत्रियों की जो पहली लिस्ट आती है उसके बाद जो विवाद होता है या जो मांगे उठती है उसको देखते हुए फिर उन क्षेत्रों में जो मंत्री पद वो दिए जाते हैं। उसको देखते हुए पहली जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के साथ में मेरे ख्याल से 15 से 20 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। उसमें निर्मला भूरिया का नाम संभावित है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अगर रतलाम से अगर मंत्री पद देती है रतलाम ज़िले से, तो दूसरी लिस्ट के लिए निर्मला भूरिया को इंतज़ार करना पड़ सकता है। निर्मला भूरिया के लिए जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो उनके लिए ये है कि वो मालवा क्षेत्र में जो चेहरे जीते हैं, आदिवासी चेहरे, उसमें मात्र एक महिला अजजा वर्ग की है जो पेटला से चुनाव लड़के विधानसभा पहुंची है, 5वीं बार पहुंची है। उनके पीछे जो बड़ा नाम है वो उनके पिता का नाम है, दिलीप सिंह भूरिया जो बड़ा नाम है। उसके चलते भी उनको कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा मिल सकता है। पैसा एक्ट कानून लगाने में उनके पिताजी की भूमिका थी, और पैसा एक्ट के बाद से ही निर्मला भूरिया का टिकट तय माना गया था, और उसी के माध्यम से वो टिकट भी निर्मला भूरिया को 2 महीने पहले दे दिया गया था। तो ये जो मामला है वो बीजेपी के हिसाब से, निर्मला के हिसाब से उनके पक्ष में जाता है। और दूसरा जो उनके नुकसान करने वाला जो पक्ष है वो बस यही पक्ष है कि 163 लोग जीते हैं, बड़े बड़े लोग जीते हैं। मंत्रालय में 35 या 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं अधिकतम। उसको देखते हुए 163 लोगों में से अगर जो फिक्स पहली जो सूची है 20 लोगों की, उसमें नाम अगर नहीं आता है तो दूसरी सूची में उनका नाम राज्य मंत्री में आ सकता है। कैबिनेट मंत्री की मांग उनके लिए की जा रही है यहाँ के क्षेत्र से।
नागर सिंह चौहान भी लगभग तीसरी या चौथी बार वो विधानसभा का चुनाव जीते हैं और वो भी इसी उम्मीद रखते हैं कि उनको विधानसभा में इस जो नई सरकार बन रही है उसमें मंत्री पद मिले। वहाँ अलीराजपुर में भी एक ही विधायक जीता है, तो उनकी भी ऐसी इच्छा है कि वो भी अलीराजपुर ज़िले को भी मंत्री पद मिले। रतलाम के साथ में ये है कि रतलाम के साथ में संसदीय क्षेत्र 2 लगते हैं, तो एक संसदीय क्षेत्र रतलाम झाबुआ में से झाबुआ और अलीराजपुर में भी हो सकता है और दूसरा जो क्षेत्र है वो जावरा आलोट का क्षेत्र हो सकता है। वहाँ से भी एक मंत्री रतलाम ज़िले के लिए बनाया जा सकता है। चूँकि चेतन कश्यप बड़े नेता हैं और जो नरेंद्र मोदी की सभा जिस तरीके से उन्होंने रतलाम में की थी और जिस सफलता के साथ में और जिस संख्या बल के साथ में नरेंद्र मोदी की जो वहाँ रतलाम में जो सभा हुई थी, उसके बाद से चेतन कश्यप केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा चेहरा बन गए हैं और उनको कैबिनेट में बिल्कुल जगह मिलना तय माना जा रहा है। उनको जगह मिलेगी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसी कारण से निर्मला भूरिया का मंत्री बनना पहली सूची में हमको ऐसा लगता है कि शायद मुमकिन नहीं हो पाए। दूसरी सूची में ज़रूर उनको अवसर मिल सकता है और कैबिनेट मंत्रालय उनको मिलेगा। उसके लिए अगर बड़ी लॉबिंग किसी नेताओं के द्वारा या उनके पक्षधर नेताओं के द्वारा संगठन में उनके लिए की जाती है तो ज़रूर उनको इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल उनके पिता की अनुपस्थिति होने के कारण कोई ऐसा व्यक्तित्व दिख नहीं रहा। ये ज़रूर है जो सांसद है दाहोद क्षेत्र के, वो उनके काफ़ी करीबी है और उनको जो है मंत्री बनाने के लिए वो पहल अपनी ओर से कर सकते हैं। आदिवासी महिलाओं को आगे लाने की बात है। बीजेपी के पास ये सबसे बड़ी दुविधा रहेगी कि निर्मला भूरिया को नकारा कैसे जाए। तो सारी चर्चाएं आपने सुनी और आपने समझी होगी। आपको क्या लगता है कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसको देगी बीजेपी मौका और क्या निर्मला भूरिया को मिलेगा मंत्रालय या कौन सा मंत्री पद मिलेगा, कैबिनेट मंत्रालय में होगी शामिल या राज्य मंत्री का मिलेगा दर्जा। तो आपके सामने ये सारी सिचुएशन या सारी व्यवस्थाएं हमने रखी है। आप इसको पूरा सुने, देखें और समझें और हमें बताएं आपको क्या लगता है और कौन बन सकता है इस मध्य प्रदेश का नया सिरमौर। माही की गूंज का जो ये पूरा वीडियो है, ये जो पूरी राजनीतिक विश्लेषण है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे हम ये लोगों के सामने, आम जनता के सामने कुछ साफ कर सकें कि आखिर मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन लोग चल रहे हैं और निर्मला भूरिया के मंत्रालय को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य रखें और माही की गूंज के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले समय की जो भी अपडेट है, बड़ी अपडेट आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। धन्यवाद। मैं राकेश गहलोत आप सभी के लिए फिर से नए वीडियो के साथ में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।